नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में महाकुंभ स्पेशल। और सबसे पहले आज मौनी अमावस्या का आप सभी लोगों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की एक दुखद घटना जो मौनी अमावस्या के समय हुई महाकुंभ परिसर में, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पहली बार अवनीश PN शर्मा जी, जो प्रारब्ध.in के संस्थापक हैं, और आप इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के एडवाइजर मेंबर भी हैं। साथ में संदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं, और संदीप RK सिंह जी हैं, वो भी प्रारब्ध.in के सदस्य हैं और एक लेखक भी हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ आज अवनीश जी का और संदीप जी का जयपुर डायलॉग्स पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में, और विशेषकर और भी एक है कि महाकुंभ में यह जो जल है वो जल की स्वच्छता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। तो स्वागत है आपका अवनीश जी, संदीप जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। तो अब संदीप जी इस समय प्रयागराज में हैं, अवनीश जी आप प्रयागराज होके आए हैं। आज प्रातः काल तड़के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक दुखद घटना भी हुई है। और वैसे हम जानते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वहाँ उच्च कोटि की है, तो उनके होते यह घटना कैसे हो गई? जी सर, देखें, जहां तक आंकड़ों की बात अगर करें कि कितने लोग हैं, तो सबसे ऑथेंटिक और आधिकारिक आंकड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आज सुबह आया। उन्होंने बताया कि कल शाम 6 बजे से लेके और मध्य रात्रि तक 5 करोड़ लोगों ने पहले ही स्नान कर लिया था संगम या उस पूरे महाकुंभ क्षेत्र में। उसके बाद ये घटना रात के 1:27 के आसपास हुई, जिसको कि कंट्रोल कर लिया गया 2:10 तक के बीच में। यानी कुल आधे घंटे के स्ट्रेच में इस घटना को कंट्रोल कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास सूचनाएं हैं ग्राउंड से कि ये घटना कैसे हुई और कैसे कंट्रोल कर ली गई। मुख्यमंत्री जी के डेटा ये कहता है कि ये घटना हो जाने के बाद से लेके 8:40 आज सुबह जब वो बाइट दे रहे थे, तब तक आधिकारिक संख्या 3 करोड़ लोग और स्नान कर चुके थे। उसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ क्षेत्र और महाकुंभ के अलावा प्रयागराज शहर आने वाले रास्तों में मौजूद हैं, यानी महाकुंभ की तरफ आ रहे हैं। कुल मिला के ये अगर आप फिगर देखेंगे तो कहीं 20 करोड़ के आसपास की जाती है, जिसकी निरंतरता अभी बनी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि ये क्रम अचानक टूट गया है, ये क्रम लगातार बना रहेगा। अब मैं घटना पे आता हूं सर। घटना संगम नोज दरअसल वो इलाका है जहां पर मां यमुना और दूसरी तरफ से मां गंगा आती हैं और दोनों का मिलन होता है। वो एक नाक जैसी आकृति बन गई है। अगर आपकी ग्राफिक टीम उसको दिखा पाएगी तो हम दर्शकों तक और अच्छे से बता पाएंगे। मैं उसको सामने बिल्कुल लाता हूं। बिल्कुल सर। अब हुआ क्या है सर कि वो जो संगम नोज की जो स्थान है, वहां वही वो मार्ग है जहां पर सारे राजसी स्नान, जिसको कभी पहले जो है वो शाही स्नान सो कॉल्ड कहा जाता था। राजसी स्नान यानी अखाड़ों के जो हमारे 13 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, वो सारे अखाड़े आते हैं और वो संगम का कोई भी महाकुंभ हो चाहे कुंभ हो, मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं सनातनियों के। व्यवस्था ये है सर कि संगम नोज एक बड़ा सकरा पैसेज है। प्रयागराज शहर की तरफ से निकल के आने वाला जो मुख्य ग्राउंड है, जो आम दिनों में खुला रहता है और जो एक सामान्य रूट है जहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी हाँ, ये संगम नोज का इलाका है सर। थोड़ी सी तस्वीर अगर आप और नीचे करें तो मैं आपको ये दिखाऊं कि पीछे जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, वो दरअसल वो इलाका है जो परेड ग्राउंड यानी प्रयागराज शहर से महाकुंभ की तरफ एंट्री दिलाता है आम दिनों में। हालांकि इस समय तो 4-5 क्षेत्रों। इसको जूम आउट करो भाई जी। अगर उसको जूम आउट करके और नीचे गंगा का भाग अगर नीचे कर देंगे तो बहुत अच्छे से पता लग जाएगा जी। बस ये बढ़िया।
अब आप सर देख रहे होंगे ये जो पूरा जनसैलाब दिख रहा है, उसके बाद आपको एक लेफ्ट, मुझे स्क्रीन पर लेफ्ट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट की साइड एक टर्न है, दूसरी तरफ आपको माँ गंगा दिख रही हैं, इस तरफ आपको जो वो किला है वो दिखाई देता है और माँ यमुना इधर से आती हैं। जो आपको लेफ्ट टर्न दिख रहा है वो मुख्य मार्ग है जो शिविरों से अखाड़ा परिषदों के जो राजसी स्नान है उसको लेके आता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता दूं, 80 फीट वाइड वो रोड है, डबल लेन उसी तरह से है जैसे कोई 4 लेन होती है। दोनों किनारे अस्थायी बैरिकेड्स हैं, बीच में डिवाइडर बैरिकेड्स है। ये वो मुख्य है। उसके बगल बगल में 30-30 फीट की सर्विस लेन बनी हुई है जिससे आम श्रद्धालु उस समय आते हैं। वैसे पूरे समय 80 फीट की इस रोड से आम श्रद्धालु आते हैं संगम नोच की तरफ। और आप देख रहे होंगे संगम नोज में लोग आराम से इकट्ठे हैं, वहां कपड़े बदल रहे हैं, नहा रहे हैं, किनारे जो पानी में उतरे हैं वो नहा रहे हैं। बीच का इलाका बिल्कुल बालू के ऊपर जो है वो सरपत बिछा के, ताकि वहां पर कीचड़ न पैदा हो, लोग आराम से वहां चेंज करते हैं नहाने के बाद और ये प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, तर्पण अर्पण करते हैं, उसके बाद अपना वहां से अलग अलग मार्गों से चले जाते हैं। अभी हुआ क्या, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त जो 3 बजे का अमृत काल, उस समय शाही स्नान या राजसी स्नान हमारा होने वाला था, तो बीच के मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद करने की व्यवस्था है, यह हमेशा से व्यवस्था है। उनको बगल के मार्गों से यानी जो सर्विस लेन जैसी सुविधा है उससे आना होता है। वहां पर अगर जो हमारे दर्शक तिरुपति का अनुभव रखते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये होता है कि जगह जगह पे क्राउड को रोक लिया जाए और क्रमवार क्रमशः उसको छोड़ा जाए। यही व्यवस्था यहां भी थी, यानी 30 फीट बाया 100 मीटर यहां पर बैरिकेड लगा दिया जा रहा था। और जैसे जैसे संगम नोच खाली होता जा रहा था स्नान करने वालों से, वैसे वैसे दोनों तरफ से इसको रिलीज किया जा रहा था। एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना, ये प्रक्रिया लगातार चल रही थी। हुआ ये है सर कि एक ब्लॉक जो 30 फीट बाई 100 मीटर था, उसमें से कुछ उत्साही हमारे श्रद्धालुओं ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की। बैरिकेड लांघ के वो 80 फीट वाली मेन रोड में आने का प्रयास किए। उनको वापस जब वो हुए तो एक वहां पर थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। चूंकि वहां पर सीनियर सिटीजन थी, महिलाएं थी, एक दो लोग बेहोश हुए और चूंकि वो कॉम्पैक्ट था और ब्लॉकिंग थी एक दायरे में, उनको छोड़ा जाना था नियंत्रण स्थिति में, वहां पर यह स्थिति पैदा हो गई और इसीलिए उसे केवल 20 से 25 मिनट में कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि वो पूरा जो अशांति का इलाका था जहां ये दुर्घटना हुई वो केवल 30 बाई 100 मीटर्स का इलाका था, इसलिए प्रशासन ने बड़े आराम से उसको कंट्रोल कर लिया। जो भी तस्वीरें नेगेटिव रूप से मीडिया में फैलाई जा रही हैं, बिखरे हुए सामान, बिखरे हुए चप्पल, बिखरे हुए जूते, ये सारी की सारी चीजें पूरे महाकुंभ क्षेत्र की नहीं है, ना किसी बड़े क्षेत्र की हैं, 30 बाई 100 मीटर क्षेत्र की हैं। तो ये रही घटना सर। जी। वास्तव में इस बार तो जो उत्साह कहें इसको या भक्ति का उफान कहें, वो तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। मेरे विचार से संभवतः जो मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब है, उसने भी इसमें काफी योगदान दिया है। संदीप जी, आप तो वही हैं, आपका क्या विचार है? जी सर। सर मैं लेखक फिलहाल तो नहीं हूँ, लेखक होने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ में अपनी कंपनी के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी कार्य करता हूँ सर। मेरी अपनी कंपनी है, फील्ड में मैं 8-9 साल हो गए मुझे। और कल मैंने सर रात में जो देखा है वो अद्भुत दृश्य, और बस वही दृश्य देखने के लिए ही आया हूँ। नहान तो है ही, करना ही है। 15 किलोमीटर तक सर पैदल चलते हुए लोगों को देखा है। और यहाँ एक अलग सुविधा शुरू हो गई है कि जो लोकल लोग हैं, भाई कितने ऑटो और कितने ई रिक्शा आ जाएंगे, तो लोकल लोगों ने अपनी बाइक और स्कूटी भी लगा दी है कि 200-200 रुपए चक्कर कर लेते हैं, एक आदमी को पीछे बिठाया वैसा करके। तो 15 किलोमीटर तक सर जो मैंने संयम देखा है, जो सनातन देखा है, अद्भुत। मतलब रात के फाफामऊ बस स्टैंड से फिर चलते 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 पीपे का पुल पार करते, फिर आनंद भवन साइड आना और संगम की तरफ जाते हुए लोगों का, मतलब सर ये मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज का प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन बहुत सही है, ये हमारे हजारों साल के पूर्वजों का भी योगदान है सर, जो आज हमें दिख रहा है। किस तरीके से हमें तमाम आताताइयों के खिलाफ रहकर भी इस प्रक्रिया को जिंदा रखा उन्होंने। तो
और ये सर सिर्फ, और ये मैं बताऊं सर, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज के साथ ही पॉसिबल है। किसी और की अगर 1 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना, जो अब्राहमिक्स हैं, तो दे विल, इट विल बी लाइक अ मेहम, एंड इट ऑलवेज इज। यूरोप में हम देखते हैं फुटबॉल्स में या हज वगैरह में भी देखते हैं सर, यहाँ किसी की नजर गंदी नहीं है। मतलब लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, बच्चों के साथ चल रहे हैं, टॉयलेट्स के बाहर कोई झगड़ा फसाद नहीं है। 15 किलोमीटर तक पब्लिक को मैंने लगातार देखा, और वीडियोज में हम कुछ दिन में भी प्रारूप पर भी शेयर करेंगे। और पानी की सर जो बात है, मैं पर्टिकुलरली उस पर भी कहना चाहूंगा कि या वही मैं आपसे जानना चाहता हाँ था कि हाँ ये एक जो जी सर, अनोखा आश्चर्य है, और जिस पर जी कई लोगों ने कमेंट भी किया, हमारे अखिलेश बाबू जी भी कह रहे थे कि जी साहब वो मथुरा में पानी जो है वो साफ नहीं है। तो हम्म, वो पानी जो है ये यहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी में ये बिल्कुल ऐसा जो कह रहे हैं हमारे कई लोग बता रहे हैं प्रयागराज के, कि उन्होंने आज तक इतना स्वच्छ और इतनी अधिक मात्रा में पानी नहीं देखा। जी क्योंकि माघ मेला तो यहाँ हर वर्ष होता है, तो इस वर्ष ऐसी क्या विशेष व्यवस्था की गई है? जी। सर थोड़ी सी बात बताऊं, 2019 में भी जब हो रहा था, तो आज के जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह जी, उस समय वो सचिव नगर विकास थे सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर विकास थे। तो ही वाज मतलब हैंडलिंग ऑल दिस एसटीपी। 2 दिन की लगातार मीटिंग्स हुई थी सर, मतलब आई थिंक 10-10 घंटे की डेली मीटिंग्स हुई थी, प्रेजेंटेशन हुई थी। अ लॉट ऑफ कंपनीज, भारत की टेक्नोलॉजी, मतलब आईआईटी से, बाहर से, हर तरफ से एवरीबडी प्रेजेंटेड एवरी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे पानी साफ कर सके, चलते हुए पानी को कैसे साफ कर सके, टैप करके कैसे साफ कर सके, नाले को गिरने से रोके कैसे, बहते हुए नाले को हम कैसे साफ कर सकें, जिसके जो समझ में आया। जियो ट्यूब लगा दो, बोकाशी बॉल लगा दो, बायोरेमीडियस लगा दो, एसटीपीज परमानेंट बना दो, टेम्परेरी एसटीपीज बना दो, ओजोनेटर लगा दो, डिसइंफेक्टर लगा दो, जितनी तरीके की चीजें हो सकती है। जिस हर हर सिस्टम का अलग पर्पस होता है पानी के अलग कंपोनेंट को ट्रीट करने का। किसी का होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे, उससे भी काफी चीजें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। किसी का होता है कि अगर पानी में बैक्टीरिया है, जैसे ई कॉली फॉर्म है या जो आता है, उसको हम किस तरीके से किल कर सकते हैं। किसी का होता है केमिकल हटा दे। सर अब बताइए, यमुना जी की लेंथ जो है दिल्ली से प्रयागराज तक 1300 किलोमीटर, जो भी फ्लो रेट होगा 3-4 दिन के अंदर, जो अगर कोई बोतल हमने वहां फेंक दिया, कोई सामान वहां फेंक दिया दिल्ली में, तो 3-4 दिन के अंदर बह के यमुना जी प्रयागराज, वो सामान यहाँ प्रयागराज तक पहुंच जाएगा, वही पानी आ रहा है। वहां जहर फेंक रही है, वहां झाग दिख रहा है, लगातार दिख रहा है। और केजरीवाल की बदमाशी तो नेक्स्ट लेवल है, किस तरीके से ही इज मेकिंग श्योर कि इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन डाले, दैट्स अनदर थिंग। बट यहाँ आते आते सर, बीच में आगरा में 160 मिली का एसटीपी, मथुरा में 60 मिली का एसटीपी है, प्रयागराज में सर टोटल चारों तरफ से घेर के 90 एमएलडी के एसटीपी, सॉरी 190 एमएलडी के एसटीपी अलग अलग। नुमियागढ़ में 50 एमएलडी, नैनी में 80 एमएलडी, राजापुर में 60 एमएलडी। 1 एमएलडी 10 लाख लीटर तो 60 एमएलडी 6 करोड़ लीटर होगी। इस तरीके गंगा जी में सर मैं बताऊं, कानपुर में सीसा मुंह नाला आप जानते ही हैं, बड़ा कुविख्यात है। वहां टैनरीज का सर जहर हलाहल गिरता था, जहर भी नहीं, वहां हलाहल गिरता था, और ये अखिलेश राज में मैंने देखा है। और मतलब उसमें क्या नहीं यूज होता, आर्सेनिक्स यूज होते हैं, एसिड्स यूज होता है, सब कुछ, और सब सीधे गंगा जी में। जब वो एसटीपी भी नहीं है, वो तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 125 एमएलडी का। मोदी जी ने उसकी वो की थी, इनॉग्रेशन की थी। अब सोचिए पीएम जो है कि एसटीपी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग सर सीधे पीएमओ से होती है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो डेली, आप अभी भी nmcg.nic.in नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर एसटीपी परफॉर्मेंस करके एक पेज है। आप कोई भी एसटीपी का परफॉर्मेंस आप किसी भी महीने का एवरेज ले सकते हैं कि इस समय उसकी क्या रिपोर्ट्स। और सीपी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो करता ही मॉनिटरिंग, कई की तो सीधे डैशबोर्ड वहां लगे हुए हैं पीएमओ में और सीएमओ में कि क्या पानी की क्वालिटी चल रही है। रही बात यमुना में सर, चंबल से पानी आ रहा है, तो वो पीछे से किसी और ट्रिब्यूटरी से आ रहा है, तो इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि हमारी जो भी ट्रिब्यूटरी से पानी आ रहा है वो साफ आए। क्योंकि गंदगी में और गंदगी मिलेगी तो प्रयागराज में पहुंचते पहुंचते और दिक्कत हो जाएगी। सर इससे बड़ी बात, मैं भी बनारस भी होके आया, प्रयागराज से ही तो गंगा जी बह के बनारस पहुंच रही है ना। यहाँ पे 10 करोड़ आदमी नहान कर रहा है, बनारस में भी पानी साफ साफ है सर। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं, मलमूत्र जो भी अपना त्याग कर रहे हैं, उसको कलेक्ट करके फीकल, उसको
कलेक्ट करके अलग से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए, वो अलग ही होते हैं। उसमें बीओडी लेवल बहुत हाई होता है, मतलब उसका जो उसमें पानी कम होता है, मलबा ज्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करना एक अलग है। आपको वो चीज भी गंगा में बहती हुई इस समय नहीं दिखेगी। 10 करोड़ लोगों का जो भी आप नाइट सॉइल कह सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। और मुझे याद है सर अखिलेश यादव का 2016 का टाइम था, लखनऊ में बहुत बड़ा एसटीपी, उस समय आजम खान नगर विकास मंत्री थे, तो लखनऊ में बहुत बड़ा एसटीपी है, 35 करोड़ लीटर पानी जो है डेली, लखनऊ की आधी जनता का, ऐसा उसका कैपेसिटी। जल निगम नगर निगम आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमको बजट दे दो, हमको बजट दे दो, हम इसको चलाएंगे, हम इसको चलाएंगे। ऑपरेशन मेंटेनेंस के बजट में सर क्या होता है आप बेहतर जानते हैं, चला ही जाता है वो, इट इज डाउन द ड्रेन लिटरली। 6 महीना आधिकारिक रूप से एसटीपी बंद था, आधिकारिक रूप से। उस बीच भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखित में दे रहा है कि इसका पानी बहुत बढ़िया जा रहा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और गोमती जी नैमिषारण्य में आप देखिए पानी में मछलियां दिखती हैं, और जैसे ही लखनऊ से निकलती थी, क्या अब आज की डेट में वो सब स्थिति खत्म हो चुकी है। सारे एसटीपी प्रॉपर चलाए जाते हैं, मॉनिटर होते हैं, बहुत कायदे से मॉनिटर होते हैं सर। और टेक्नोलॉजीज बायो चलते हुए पानी को भी ट्रीट करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, इस वजह से ये हमें इस समय देखने को मिल रहा है। वैसे शॉर्ट में बाकी चीजें तो बहुत डिटेल में अलग से भी हो सकती है। चलते हुए पानी को कैसे साफ किया जाता है? सर एक तो आपका हो गया नैनो बबलर्स यूज किए जाते हैं नालों पर पर्टिकुलरली, ताकि देखिए पानी जो गंगा जी में आ रहा है पीछे से वो तो स्वच्छ है, आप नाले को ट्रीट करके नाले को नहीं गिरने दे सकते। रायबरेली के बगल में एक जगह डलमऊ, वहाँ गंगा जी आती है, वहाँ भी घाट वगैरह है। तो इन छोटी छोटी जगहों पर एक एक एमएलडी 2 एमएलडी के एसटीपी लगाए गए हैं सर। और चलते हुए नालों को 2 चीजें लगाई जाती है, एक तो डिसइंफेक्टेंट किया जाता है ओजोनेटर के माध्यम से, और भी 2-3 हमारे सिस्टम्स होते हैं कि उनमें गंदगी ना रहे, मतलब बैक्टीरिया ना रहे, उनमें हम डिसइंफेक्ट कर सकें। उसके छोटे छोटे मशीन्स होती हैं, थोड़ी सी मशीन्स के पाइप जो है निकाल के पानी में डाल दिए जाते हैं। दूसरा नैनो बबलर यूज किए जाते हैं सर, एरेटर यूज किए जाते हैं कि हवा के बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट जो है पानी में छोड़े जाते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन हो, पहला। दूसरा सर बायोमीडिया बहुत यूज किया जाता है, एक जापानीज टेक्नोलॉजी है बोकाशी बॉल्स, वो भी यूज की जाती हैं। बायोमीडिया बहुत सारी बैक्टीरिया डाले जाते हैं, तो 700-800 मीटर में अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो पानी की गंदगी को कंज्यूम कर लेते हैं। बहुत सारे पौधे यूज किए जाते हैं, मैं उसी में एक्चुअली ज्यादातर काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम है, तो नदी किनारे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, वो गंदगी को कंज्यूम करते हैं। उन पौधों को भी बहुत प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है ताकि वो पौधे पानी में ऑक्सीजन भी पंप करते हैं और बाकी गंदगी को भी कंज्यूम करते हैं। और सर डोज हैवी डोजिंग होती है बायोमीडिया की, और साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं बहुत सारे बायोमीडिया। वही बता रहा था सर, मनोज कुमार सिंह जी ने जो मीटिंग्स ली थी, जिसने जो टेक्नोलॉजी बताई, जो सिस्टम बताया, और एक और होता है उसको यूज किया गया, एक जियो ट्यूब्स होते हैं सर, उसमें क्या है, नाले के पानी को टैप करके उस ट्यूब्स के थ्रू पानी निकालते हैं, सॉलिड गंदगी इधर रह जाती है, साफ पानी बाहर निकल जाता है। वो टेम्परेरी व्यवस्था होती है, उसको आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं, बट हाँ इन सब समय के लिए वो परफेक्ट रहता है, इस तरीके से भी। जी अवनीश जी, काफ़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है जैसा बता रहे हैं संदीप जी, और उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से जादुई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हालांकि मैंने अपने जो भी अवस्था है, जो भी उम्र है, मैंने 3 कुंभ प्रत्यक्ष देखे हैं। 2013 का कुंभ मैंने देखा, 2019 के कुंभ में मेरा ये सौभाग्य है कि एक संस्कृति कर्मी होने के नाते मैंने एक तरह से ऑफिशियल ड्यूटी 1.5 महीने की एक संस्कृति के एंगल से, कल्चर के एंगल से वहां पर किया था, कल्चरल एडवाइजर के तौर पर। तो एक लंबा प्रवास, लगभग 1.5 महीने के प्रवास का मेरा पिछले कुंभ का अनुभव है। इस कुंभ में भी एक यात्रा हो चुकी है, लगातार यात्राएं और भी होनी है इवेंट्स के सिलसिले में। सर 2013 मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूँ। हम ही उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने अपने लिए एक सरकार चुनी थी, उस सरकार का नाम था समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार। उन्होंने मेले का यजमान बनाया था, ये सनातनियों के मुंह पर थप्पड़ था। आजम खान को ये वो काल था जब सनातनियों ने इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया, और यही हमारी वो कमजोरियां हैं जिस कमजोरी से हम 2014 के बाद निरंतर निजात पाने की प्रक्रिया में हैं। अभी निजात पूरा पाए नहीं है सर, और यही वजह है कि 2014 से इस देश में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं उसे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से ज्यादा इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं।
तो ये एक जागरण आया। 2013 का मेरा अनुभव सर, मैं झूसी साइड से एंटर किया और सबसे पहले गाड़ी से उतरने के ठीक बाद मेरे पैर के नीचे मानो मल था, रूह कांप जाती थी सर। आप कोई कल्पवास देख लीजिए, कोई माघ मेला देख लीजिए, कोई कुंभ, कुंभ का मतलब बजबजाती हुई गंदगी, सारी चीजें। जो इस महाकुंभ में सैनिटाइजेशन की स्थिति है, जो सफाई की स्थिति है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति है, यह सब कुछ जैसा संदीप जी ने बताया कि पहले ही 2019 के कुंभ में अद्भुत रूप से करके मेला प्रशासन ने दिखा दिया किस तरीके से सॉलिड या जो आपके वाटर वेस्ट हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे सफाई होती है। सर आपको पता है यहाँ भांति भांति के लोग आते हैं। झूसी की तरफ से आपको पूरा बिहार, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा नेपाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जनता आती है। मसाला, गुटखा, हालांकि मोदी जी चला रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं सर, मैं आपको 2019 के कुंभ की बात बताऊं। ऐसे सुबह सुबह, चूंकि लंबा प्रवास था तो मैं सुबह ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था। सुबह 6 बजे की अगर घटना आपको बता दूं, किसी बच्चे ने अगर किसी नमकीन का पैकेट खाने के बाद ऐसे फेंका, बमुश्किल थोड़ी देर में आपकी नजर पड़ेगी एक सफाई कर्मचारी उस पॉलिथीन को उठा के और डस्टबिन में डाल रहा है। इस तरह की व्यवस्था थी। तो ये अभ्यस्त हो गया है मामला। 2019 में जो मॉडल यहाँ पर योगी जी ने डेवलप किया, मेला प्रशासन ने जो डेवलप किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट का हो, चाहे वो सिस्टमाइज्ड व्यवस्था हो। आज मैं बताऊं सर, आज एक सेपरेट जिला घोषित किया गया है महाकुंभ के क्षेत्र को। सर मैं बताऊं 25 सेक्टर हैं। 25 सेक्टर में अलग अलग तरीके के सेक्टर हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां लंबे समय तक 2-2 महीने तक कल्पवास करने वाले रहते हैं, वो उनको परमानेंट टेंट की व्यवस्था होती है। हर एक टेंट के साथ 2 शौचालयों की व्यवस्था है विद इन दी कैंपस ऑफ दैट टेंट। एक ये व्यवस्था है। दूसरे जो हमारे सेक्टर हैं, जैसे आप मान लीजिए सेक्टर 18 है, सेक्टर 19 है, वहां बड़े अखाड़े हैं। बड़े विरोधी लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि साहब देखिए वहां तो 30,000 से टेंट शुरू हो रहा है, लाखों तक टेंट जा रहा है। जी हाँ, है, बिल्कुल है। जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्या चाहते हैं? सनातनी हमेशा भिक्षा ही मांगे, सनातनी हमेशा जो है वो लाइनों में लगे और 10 रुपए और 5 रुपए, यही सनातन है। हम सनातन इकोनॉमी की कब बात करते हैं? उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सर। एक ऐतिहासिक प्रमाण आपके सामने रखूंगा, कम से कम दर्शक चौंक जाएंगे इस बात को। मैं बताऊं आपको सर, अरैल एक सेक्टर है। अरैल सेक्टर जो महाकुंभ का है, आप कह सकते हैं कि वो 5 सितारा सेक्टर है। वहां अंबानीज रहते हैं। क्या अंबानीज, क्या अडानीज इस देश की थाती नहीं है? वो जिस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं वहां रहते हैं। लेकिन उसी महाकुंभ में सर 100 रुपए, प्रति 100 रुपए पे 1-2 नहीं, ऐसे दर्जनों, हर सेक्टर में कम से कम आधा दर्जन ऐसे रुकने की व्यवस्था है जहां मात्र 100 रुपए में केवल आधार दिखाना है ताकि कोई अब्दुल न चला जाए। केवल आधार दिखाना है। आधार दिखाते ही आपको एक चारपाई, एक गद्दा, एक चद्दर, एक तकिया, ये मिल जाता है। पीने का शुद्ध पानी वहीं अंदर है। अलाव की व्यवस्था सड़क के बाहर है। कुंभ क्षेत्र में सर आग लगने की घटना कैसे 15 मिनट में व्यवस्थित कर ली गई, इसका मैं सिर्फ इस महाकुंभ में केवल साइज बदला है, साइज एक्सपेंड हुआ है 2019 के मुकाबले, और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आदत हो गई है प्रशासन को, मेला प्रशासन को, कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। वही टीम लगाई गई है। यहां तक सर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रिटायर हो गए हैं, उनकी सेवाएं ली गई हैं, जो 2019 के कुंभ को उन्होंने मैनेज किया गया था। इस तरह से व्यवस्था की गई है। सर 25 सेक्टर हैं। केवल एक बात रखता हूं, क्योंकि आग लगने की एक घटना हो चुकी है और उसको सबको पता है कि कैसे वो कंट्रोल कर ली गई। 25 सेक्टरों में 57 केवल और केवल फायर ब्रिगेड के बाकायदे सेंटर्स हैं, स्टेशंस हैं। छोटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक लाल गाड़ी खड़ी कर दी गई, बिल्कुल नहीं। पूरी आप एक कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड का स्टैब्लिश्ड स्टेशन, यानी एक सेक्टर में 2, इसके अलावा 200 फायर कमांडोज हैं सर। 200 फायर कमांडो, आपने सील कमांडोज और ये दुनिया भर के कमांडो सुने होंगे, फायर कमांडोज हैं। 3 ऐसे रोबोटिक सिस्टम हैं जो ऐसी क्रूशियल कोई आग अगर ईश्वर न करे लगे तो वहां पर वो रोबोट पहुंचेंगे, और उन रोबोट की कैपेसिटी जरा सुनिए सर, 15 मीटर तक वो 6 इंच डायमीटर का वाटर फ्लो अपने आप कर सकते हैं बिना किसी आदमी के। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तो वो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सर अन्य क्षेत्र में जितने भी
बड़े बड़े भंडारे हैं। और एक चीज और किया गया है सर, बड़े लोग इसको भी कहते हुए मिलेंगे कि साहब वहां भंडारा नहीं लगाने दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं लगाने दिया जा रहा है, उसकी विशेष अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फूड क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि कोई दुर्भावना से कोई चीज न करे, इसको मेला प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि कौन सी समिति, कौन सा इंडिविजुअल भंडारा करना चाह रहा है, भंडारा कर रहा है, ताकि अगर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो या ऐसी कोई हैपनिंग हो तो उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। तो ये व्यवस्थाएं। और सर, संदीप जी ने तो आपको बताया ही, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बीते 25 और 26 तारीख को मैं प्रयागराज में था जी। सर। हमारे सनातनियों में ये कहा जाता था कि अब तो बढ़ोतरी आ गई, तब चलो कुंभ करें। 60 से ऊपर हो गए, सब कुछ जिम्मेदारियां मुक्त हो गई, तब चलो कुंभ करें। यानी तीर्थ कुंभ हमारे यहाँ जो है वो सीनियर सिटीजन्स, और उसमें भी कैसे जत्थे बन के जाते थे सर। अगर आपको ध्यान हो, आप वरिष्ठ हैं, जत्थे कैसे गांव के मोहल्ले के सीनियर लोग मिल गए, एक गुट बनाया, एक बस बुक हुई और चले जा रहे हैं। बच्चे बच्चे सब अपनी जगह मौज कर रहे हैं घर में, और बूढ़ा बूढ़ी लोग चले जा रहे हैं। मैंने सर पिछले कुंभ में और इस कुंभ में जो अंतर देखा है, अंतर यह है सर कि यंगस्टर्स और ऐसे ऐसे लोग, अभिजात, जो सो कॉल्ड अभिजात्य वर्ग जिन्हें कहा जाता है या कह सकते हैं सर, पूरे प्रयागराज में ऐसे बालू की रेती में महंगी महंगी एसयूवीज खड़ी हैं, क्योंकि नियंत्रण है, वहां पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, पार्किंग में लोगों ने गाड़ियां खड़ी की। और वो मासूम बच्चे, वो जिनको शहरी बच्चे आप कहते हैं, जिनको कहा जाता है कि सनातन से बड़ी दूर हैं, रील की दुनिया है, रियलिटी की दुनिया नहीं है, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर सर, और किसी के चेहरे पर शिकायत का भाव नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने पहला नया परिवर्तन देखा कि किस तरीके से प्रतिशत। और सर, बड़ा बदनाम किया जाता है कि पर्यटन का भाव है। क्या करिएगा सर, हमारी ये विडंबना है कि हम राष्ट्रवादियों में से ही अपने, हालांकि ये अच्छा है, आत्मविवेचन भी लगातार होना चाहिए, सनातन की एक तरह से विशेषता भी है, लेकिन सर पर्यटन का भाव नहीं है। और मैं कहता हूं पर्यटन का भाव है भी, तो इसमें क्या बुरा है। अब एक मैं इकोनॉमिक्स आपके सामने रख रहा हूं सर। बड़ा कहा गया विरोधियों की तरफ से कि 7,000 7,500 करोड़ रुपए योगी जी खर्च कर दिए इस महाकुंभ में, से मिलेगा क्या। हालांकि पाप धोने वाले, आयोजन को कहने वाले जाके अपने न जाने कौन से पाप भी धो आए हैं, तो ये बात अलग है सर। कुंभ क्षेत्र के मेरा निवेदन है, जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, सेक्टर 6 वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट ने एक आर्काइव का पूरा पांडाल लगाया है, जहां पर कुंभ के पौराणिक इतिहास से लेके मॉडर्न इतिहास, यानी 1876 से लेके 1930 तक के पीरियड के दस्तावेज मौजूद हैं, जो इंग्लिश पीरियड के हैं, जिसको डिस्प्ले किया गया है डिजिटलाइज फॉर्म में, और बाकायदे उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं सर। उसके एक आंकड़े की सिर्फ आपको बात करूंगा, 1876 का कुंभ। पहले तो संख्या सुन लीजिए सर, 1876 के उस कुंभ में अकेले मौनी अमावस्या, जब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ बातचीत, अकेले मौनी अमावस के दिन 15 लाख लोगों ने स्नान किया था। आज जो कह रहे हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1876 1876 में अंग्रेजों ने लिखा हुआ है सर। और आज जो लोग कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चला जाता है, 1876 में कौन सी चौपर सेवा थी सर, कौन सी मेट्रोस थी, कौन सी ट्रेन थी, कैसे लोग आते थे सर। आप सोचिए जरा, सुदूर दक्षिण से चलने वाला आदमी तो पूरा साल चल रहा होगा, न जाने कहां पर उसके जीवन का अंत भी हो गया होगा तीर्थ करते हैं कि यात्रा में। लेकिन ये आंकड़ा, अब जरा बजट पे आते हैं, 7,500 करोड़ के सो कॉल्ड जवाब के सामने। उसी दस्तावेज में ये दर्ज है आर्काइव के कि 1876 के उस स्नान पर्व में जो उस समय के तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने बजट प्रोविजन किया था, वो 10,000 कुछ रुपया आना और पाई तक में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 10,000 सम रुपया सम आना और पाई, ये बजट एलोकेशन था। इसके सापेक्ष जो मेला प्रशासन ने उस समय खर्च किया, अंग्रेज अधिकारी मेला प्रशासन ने, वो 9,000 कुछ रुपया कुछ आना कुछ पाई, ये दर्ज है, ये खर्च किया। लेकिन सर अब चौंकाएगा फिगर, टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 1876 के उस कुंभ में, उस स्नान में, कुंभ में,
वो था 32,000 कुछ रुपया, कुछ आना कुछ पैसा, 3 गुना इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 3 गुना टैक्स से। और ये टैक्स अंग्रेजों के समय लगा था, वो तो ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस और 2013 तक भी हमने मेला प्रशासन का बसों में टैक्स देखा है, मेला सरचार्ज देखा है। और यहाँ 7,500 करोड़ रुपए के सामने कितनी बड़ी सापेक्ष सनातन इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और एक चीज, अकेले प्रयागराज में ये ट्रस्ट नहीं है सर। हो क्या रहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं प्रयागराज, या तो नहा रहे हैं, नहाने के बाद उनके डेस्टिनेशन जरा यूपी के देखिए सर। बनारस, संदीप सिंह अभी बनारस थे, इनको प्रयागराज आना था, हमारा तय था कि जब हम प्रयाग हैं तो आप भी प्रयाग आ जाइए। ये सपत्नीक थे, बेचारे प्रयागराज नहीं पहुंच पाए। इनको होटल का एक कमरा देर रात में मिला बनारस में। बनारस, विंध्याचल एक नया डेस्टिनेशन है, ये पूरा टूर पैकेज एक शामिल हो रहा है। अयोध्या की घटना है सबको। और सर एक नया तीर्थ उत्तर प्रदेश में डेवलप हुआ है, अच्छा लगेगा सुन के आपको। मैं उसे विनोदी भाव में ये कह सकता हूं कि बुलडोजर धाम भी एक डेवलप हुआ है। अच्छा, और वो है गोरखपुर। ये गोरखपुर है सर। चित्रकूट भी तो है सर। बुलडोजर धाम मैं ऐसे विनोद में कह रहा हूं, गोरखपुर भी एक नया डेस्टिनेशन इस महाकुंभ में सनातन की यात्रा में नया नया एंटर हुआ है। ऐसा नहीं है कि गोरक्षपीठ जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और जो मेरा भी गृहनगर है, वहां पर पहली बार ऐसा नहीं है। वहां पर श्रद्धालु जी, गोरखपुर आपका भी गृहनगर है जी सर, मेरा भी गृहनगर है। तो वहां पर संक्रांति का मेला चल रहा है, बहुत विश्व प्रसिद्ध वहां मेला है सर। वहां नेपाल के राजघराने से खिचड़ी आती है, सब कुछ आता है। लोग पैकेज बना रहे हैं कि अयोध्या हो गया, बनारस कर लो, विंध्याचल कर लो, अब चलो गोरखपुर जैसे शहरों में भी अच्छा खासा पर्यटन इस समय चल रहा है इस बहाने। तो ये सर सनातन का विस्तार है। मैं यही कह रहा था कि चित्रकूट को भी तो इसी कॉरिडोर में शामिल किया गया ना। बिल्कुल सर, अभी नया इंडक्ट किया है सर, एक पूरा रिलीजियस कॉरिडोर बना दिया है, जिसको कि अब नए सिरे से, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो उस कनेक्टिविटी को रीडेवलप कर रहे हैं। ये भी प्रयास चल रहा है और ये योजना ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा सर प्रयागराज के आसपास के जिलों को एक तरीके से आप कहते हैं ना कि एकोमोडेटिंग नियर बाई, कि प्रयागराज पे ही अकेले पूरा प्रेशर ना आए कभी भी। क्योंकि सर अब माघ मेला आने वाला हर साल का, आप देखेंगे एक अर्ध कुंभ या पूर्ण कुंभ का शेप लेने जा रहा है माघ मेला, जो हर साल प्रयागराज में होता है और महीने तक चलता है। और इसीलिए प्रयागराज से जुड़े हुए मिर्जापुर, भदोही और इस तरह के जिलों को भी इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक, चाहे पार्किंग, चाहे लोकल कन्वेंस, इस रूप में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। सर मैं अपनी अंतिम बात कहूंगा, जो जातियां गिनने निकले थे उनकी गिनती का तो विनाश हो गया। उसी के साथ सर एक चीज और हुआ है, आपने महसूस किया होगा, हम सब ने महसूस किया होगा कि 2014 के बाद से एक दौर आया था, क्योंकि सोशल मीडिया है और तमाम तरह के अभिव्यक्ति की जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका जो है वो तो शानदार हमारे यहाँ प्रचलन है। सर सनातन के तीर्थों की, सनातन के आइकॉन्स की, सनातन के हमारे आराध्यों की हर तरीके से अपमान किया जाता है। क्या छठ हो, क्या दिवाली हो पानी बचाओ, क्या होली हो पानी बचाओ, दिवाली हो तो पटाखे मत छुड़ाओ, होली हो, इस तरह की नकारात्मक। हृदय पर हाथ रख के सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, जरा कल्पना करें, क्या इस महाकुंभ जैसे आयोजन के आते आते वो तमाम इस तरह के उपहासी जो जमातें थी, उनका कद कितना बौना हो चुका है। उसका कारण यह है सर कि आप एक लंबी लकीर खींचते हैं, और इस महाकुंभ सनातन के महापर्व की इतनी लंबी लकीर हो चुकी है कि सर एक कहावत कही जाती है ना कि आसमान की तरफ मुंह करके अगर थूकोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। हमारे कामरेड इस बात के बड़े धनी रहे हैं, आसमान की तरफ मुंह उछाल के थूको और जो थूक तुम्हारे चेहरे पर पक्ष से पड़े उसी से अपना मुख प्रक्षालन करो। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव मैंने देखा। उम्र की सीमाएं, जात की सीमाएं, ये जो आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी की सीमाएं सब समाप्त हो चुकी हैं सर, और मुझे लगता है कि ये धारा अब कंटिन्यू रहेगी। सर जी, संदीप जी आप कुछ कह रहे थे।
सर मैं कह रहा था कॉमरेडों का आचमन जो है अपने ही उसी से होता है जिसकी जिक्र अवनी शर्मा जी ने किया। और ये कह रहा था सर, मथुरा वालों को भी थोड़ा सा अब मतलब इस इकोनॉमी का पार्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा अपना कॉरिडोर वॉरिडोर बढ़ा कर लेना चाहिए, जो वहाँ प्रयास चल रहा है खुद ही स्वयं कर लें, क्यों कोर्ट वोर्ट का इंतजार करना। देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर बना तो क्या भव्य हो गया है, प्रयागराज में इतना बड़ा सा काम हो रहा है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया तो मथुरा में भी कॉरिडोर बन जाए तो आदमी पैकेज में मथुरा भी जोड़ ले। पर लेकिन मैं आखिरी बात एक बात कहना चाहता सर जी, थोड़ा सा अंतर है कि ना, वहां पे अयोध्या में आपके वो रामानंदी बैरागियों की परंपरा है, उन्होंने लड़ाई एक दिन भी बंद नहीं की, एक दिन नहीं बंद की, कभी नहीं सर। वो तो 1528 इतिहास से। आप बेहतर है। मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा था सर कि मथुरा और काशी में ये लड़ाई निरंतर नहीं रही है, ये तो अंतर है। बिल्कुल सर हम लोग तो कर ही रहे हैं, आज का समाज तो कर ही रहा है। मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा था, मैं जीनियस मानता हूँ सर अपने पूर्वजों को, मैं जीनियस, टॉप लेवल जीनियस। क्रिश्चियनिटी और इन लोगों ने जब शुरू किया ना सर, तो इकोनॉमी वॉज पार्ट ऑफ टू क्रिएट देयर ओन इकोनॉमी, कन्वर्ट करो, अंदर लाओ, उनसे यूज करो, काइंड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग समथिंग लाइक दैट। अगर एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में इनको देखो क्रिश्चियनिटी इस्लाम को, तो कन्वर्जन इकोनॉमी उनकी चल रही थी। हमारे यहाँ सर दर्शन इकोनॉमी दी गई है कि आप प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, न ज्योग्राफी का उसमें है न एज का है, आप बार बार कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं, किसी भी भगवान का कर सकते हैं। और बताइए सर ये दर्शन इकोनॉमी, अच्छा जहाँ स्थापित है प्रतिमाएं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई हैं, हमारे बड़े मंदिर हैं, वहां भी आप कर सकते हैं, और प्रयागराज में 12 साल में भी कर सकते हैं। मतलब सर कहाँ, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हर त्योहार एक साल के बाद वाला होता है सर, किसी भी सिस्टम में 12 साल में कोई आने वाला त्योहार किसी के पास ये नहीं है, किसी के पास ये नहीं है। कि आपकी गणनाएं अलग है, आपका मैथमेटिक्स अलग है, आपकी सोच और उसका विस्तार एकदम अलग है। मैं बस आखिरी बात कहूंगा सर कि मैं तो देख रहा था लोगों को चलते हुए, पर सनातन को दौड़ते हुए देखा है सर। मतलब लोग चल रहे हैं लेकिन सनातन दौड़ रहे हैं, इसमें वेरी शंका नहीं। गुड। बहुत अति सुंदर। अवनीश जी आप कुछ कह रहे थे, और एक सर मैं मेरी अंतिम भी बात बात, केवल मैं अंतिम भी बात पूछूं केवल एक बात जी कि ऐसी भी बात आ रही है कि साहब विंध्य के दक्षिण से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या भी अत्यधिक है। यदि बराबर ना हो विंध्य के उत्तर वालों के, तो उससे बहुत कम भी नहीं है। सर बिल्कुल महाराष्ट्र की सर। गाड़ियां, गुजरात की गाड़ियां, आंध्र आपने प्रदेश की गाड़ियां, तेलंगाना जी की गाड़ियां, तो मैं अपनी आंख से कल देख के आ रहा सर, हूं, आपने कोई जिस स्टेट की तरफ गाड़ी इशारा नहीं बची किया, है जी। आपने जिस तरफ इशारा किया है, बनारस यानी काशी, ये पहले ही हब है। अब हमें ये देखना होगा कि बनारस से विंध्य क्रॉसिंग ये कैसे संभव हो रही है। उसकी वजह है सर, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, और बनारस में किस तरीके से, चाहे वो तमिल समागम रहा हो, चाहे वो साउथ इंडियन के और स्टेट्स का समागम रहा हो, एक संस्कृति कर्मी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों के तहत मैं उसमें ग्राउंड रूप से भी जुड़ा रहा हूं, ऐसे बड़े कई सारे इवेंट से। खासतौर पर सर आपको याद होगा प्रवासी महासम्मेलन, उसका केंद्र बनारस को बनाया गया, और इस तरह के तमाम जो एक्टिविटीज चल रही हैं। तो जब आप कोई यज्ञ साध देते हैं, उस यज्ञ का कोई स्थान चुन देते हैं, तो फिर वहां पर समागम तो अपने आप होने लग जाता है। इसमें कहीं से कुछ नहीं है। मैं सर, क्योंकि एक घटना घट गई है, मैं अपनी अंतिम बात के रूप में, जो मेरे पास अभी भी ग्राउंड इंफॉर्मेशन आ रही हैं, हम सबको पता है कि वहां पर सारी स्थितियां बिल्कुल बहाल हो चुकी हैं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह की ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि ट्रेनों को रोक दिया गया है। हमने अपने यहाँ प्रारंभ पे एक लाइव किया सुबह 11 बजे, और प्रयाग स्टेशन पर मौजूद हमारे जानने वाले से हमने बात की, कहीं ऐसी कोई रोक नहीं लगी है, ट्रेनें अपने आप आ रही हैं। एक निवेदन मेरा है, जो लोग भी प्रयागराज आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों अपने साधन से आ रहे हैं, कृपया गूगल मैप का भरोसा मत करें, क्योंकि मेला प्रशासन ने समय समय पर व्यवस्था बनाई है। मेला प्रशासन ने पर्याप्त बोर्ड लगाए हैं, ये तक बताया है कि आप किस, यहां से अगर कुंभ क्षेत्र में जाएंगे तो आप निकलेंगे कहां, इन बोर्डों को देख के। और पुलिस आपके मित्र है, रुकिए, उनसे सहायता मांगिए, वो पहले आपको प्रणाम करेंगे, फिर आपको
आपकी सहायता देंगे। इसलिए अफवाहों से दूर रहने की आवश्यकता है। और एक अंतिम बात, पहले ही प्रशासन ये कह चुका है, इन्फ्लुएंसर्स भी ये कह रहे हैं, मैं आपके समृद्ध मंच के माध्यम से ये विनती करूंगा कि यदि संभव हो सके तो मुख्य पर्व अब एक बसंत पंचमी का रह गया है, इसको अवॉइड करें और उसके बाद आप आएंगे तो सरसराते हुए अपनी गाड़ी संगम नोज तक जाइएगा और वहां रख के गाड़ी पार्क करके और सीधे न आइएगा। मैं तो उसके बाद ही जाने का प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल आइए सर, 2019 मेरी तरफ से आपको न्योता है और प्रारब्ध परिवार की तरफ से आपको न्योता है, आप बिल्कुल आए सर। और अफोर्डेबिलिटी भी बहुत आरामदायक हो जाएगी। जो टेंट आज आपको 30,000 के दिखाई दे रहे हैं वो 2,000, 4,000, 5,000 में आ जाएंगे। आराम से अरैल में रहिए, अरैल से गंगा नदी क्रॉस करके आइए, सीधे संगम नोज पर नहाइए, उसके बाद फिर दर्शन कीजिए लेटे हनुमान जी का भी और कल्प वृक्ष का भी, और उसके बाद आराम से सनातन के इस महापर्व का आनंद उठाइए। जी, तो आप संदीप जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था 2019 में मैं पिताजी के साथ गाड़ी लेकर ही जो है डुबकी लगाई थी मैंने, बहुत आराम से चला गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी व्यवस्थाएं हैं, बस वही जैसा अवनीश साहब कह रहे हैं कि हमारी जो योजना है आप लोगों से भी विमर्श कर लेंगे उसके बारे में। जी सर, आइए सर, बिल्कुल स्वागत। तो अब आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश जी का, संदीप जी का, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार सर, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।